नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में हम नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर का फुल लेंथ पेपर इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फ्रेज द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाई दैट। कहने का मतलब है कि शिक्षण के जो एलटी मॉडल का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित होते हैं। एलटी का मतलब, ठीक है, एलटी मतलब एल मतलब लर्निंग, एल मीन्स लर्निंग और टी मतलब टीचिंग। ठीक है, एलटी का मॉडल ये हुआ। इसमें क्या होता है कि यह शिक्षण एवं अधिगम वातावरण शिक्षा में विद्यार्थी के व्यवहार को वर्णन करता है। ये शिक्षक और विद्यार्थी के व्यवहार को क्या करता है, इलेबोरेट करता है, वर्णित करता है। यह पूर्व और उत्तर शिक्षण योजना निर्माण एवं शिक्षण क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। ये ये क्या होते हैं, जो शिक्षण जो टीचिंग का योजना निर्माण होता है और शिक्षण का इम्प्लीमेंटेशन में पहले और बाद में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो ये विद्यार्थियों को सुगम लर्निंग प्रदान करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे चार ऑप्शन। पहला है तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, दूसरा है अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझना। तीसरा है प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देना और पसंद करना। चौथा है स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है या कर सकती है। तो इसमें हम आंसर देखेंगे विषय अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। ठीक है, फील्ड अपने क्षेत्र में क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, सीखने वाला। इसमें आएगा पहला फैक्ट और प्रिंसिपल को जानने में फोकस करना। दूसरा है प्रीफर एंड लाइक टू compete, वो क्या करता है, प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता और पसंद करता है। ठीक है, वो लाइक और प्रीफर करता है, मतलब वरीयता देता है। ठीक है, थर्ड आता है स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करता है खुद के द्वारा। ठीक है, और बी ए जो इसका नहीं होगा, अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझता है। ठीक है, तो ये फील्ड इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, लर्नर के लिए, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवीणताएं कौन सी मानी जाती है। ठीक है, मतलब तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन सी स्टाइल सही मानी जाती है। ठीक है, तो पहला है व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन।
organized demeanor which means being orderly, clear and in control. सेकंड ऑप्शन इसका साक्षरता, जिसका अर्थ है सामान्य तथा वाचन और लेखन में कुशलता। थर्ड ऑप्शन है इसका आत्म सामर्थ्य, जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति की किसी कार्य को निष्पादित करने की आत्म प्रत्यक्षीकृत क्षमता। ठीक है। और फोर्थ जो इसका ऑप्शन है वो है नम्यता, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। लास्ट का ऑप्शन है इसका मूल्यांकन और फीडबैक देना। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, प्रभावी शिक्षक के लिए क्या क्या जरूरी होता है। एक तो उसका व्यवहार जरूरी होता है, ठीक है, व्यवस्थित व्यवहार, ठीक है। और साक्षरता, जिसका अर्थ सामान्य, यह नहीं होगा इसका आंसर। सामर्थ्य, जिसका तात्पर्य किसी व्यक्ति की किसी को निष्पादित करने की आत्म प्रत्यक्षीकृत क्षमता, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नम्यता, हाँ ये हो सकता, ये होगा, ठीक है। ये इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या है, एक बढ़िया शैली है जो प्रवीणता या फिर उनमें कंपिटेंस लेके आती है, ठीक है। बच्चों में कंपिटेंस, क्षमताएं, सक्षमता उनको बनाती है। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची में मापनी के प्रकार दिए गए हैं जबकि सूची 2 में उनकी विशेषता बताई गई है, ठीक है। तो हमें इनका मिलान करना है। तो नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल होता है, नॉमिनल केवल वर्गीकरण, ठीक है, केवल वर्गीकरण। ऑर्डिनल क्या होता है, क्रमिक क्या होता है, वर्गीकरण और क्रम, वर्गीकरण और क्रम। तो बी का वन किस में आ रहा है, इसमें और इसमें। इसका आंसर होगा ये डी। इंटरवल क्या होता है, वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयां, ठीक है, वर्गीकरण, क्रम और रेशियो क्या होता है, वर्गीकरण होता है, उसमें क्रम होता है, समान इकाइयां होती है और निरपेक्ष शून्य होता है, ठीक है। ये रेशियो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है, ठीक है। अभिकथन ए क्या है, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में आईसीटी का अनुप्रयोग सुसंगत है। कहने का मतलब यह है कि जो टीचिंग है उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है, वो उसके परिणामों को बढ़िया बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा है कि शिक्षण अवधि अवधि में अधिगम परिणाम आईसीटी के अनुप्रयोग पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जो लर्निंग आउटकम्स आर कंटिजेंट ऑन यूज ऑफ आईसीटी ड्यूरिंग टीचिंग। ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है नहीं कि आईसीटी क्या करती है, शिक्षण अवधि में जो लर्निंग होती है उसके परिणाम उस पर निर्भर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है सी, कथन ए सत्य है और कथन आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका
कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यदि कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है, तो यह अनुप्रयुक्त अनुसंधान से संबंधित होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अनुप्रयुक्त शोध का प्रयोग समाज द्वारा, अनुप्रयुक्त शोध का प्रयोग कब किया जाता है, समाज द्वारा सामना की जा रही विशेष व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नीति निर्माण, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नीति निर्माण, प्रशासन और घटनाओं के अवबोधन में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, डी। ठीक है, किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित होता है, अनुप्रयुक्त एप्लीकेशन, अप्लाइड रिसर्च पे होता है। ठीक है, इसमें इसमें स्किनर का जो प्रबलन सिद्धांत क्या होता है, री इन्फोर्समेंट, मतलब हम कभी किसी चीज पे ज्यादा क्या करते हैं, उस पर स्टिमुलेशन करते हैं हम। ठीक है, किसी चीज को करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं उसको, तो वो क्या करता है, किस कार्य को करने के लिए बार बार प्रेरित होता है। तो इससे क्या होता है कि उसके मन में ये चीज किस अ, मन में स्थायी हो जाती है कि ये काम करने से मुझे क्या मिलेगा, अ, परिणाम मिलेगा इसका। तो ये क्या है, अप्लाइड रिसर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञात कोश में वृद्धि करते हैं। सारे जो रिसर्च होते हैं किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने पर केंद्रित होता है। तो ये क्या है, पहला जो कथन है वो गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। फिर जो एक्शन रिसर्च होता है उसका ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने पर केंद्रित होता है। जैसे मान लो कोई रिसर्च हो रहा है किस पे, एस्टेब्लिश जो चीज है, जैसे मान लो एक फोर व्हीलर है या एक गाड़ी लेते हैं, हम बाइक लेते हैं, तो उसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है, उसको किस तरह से ईंधन से रिलेटेड एफिशिएंसी उसकी अच्छी की जा सकती है। तो ये क्या है, एक्शन रिसर्च कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। ये इसका इसमें क्या है, मिलान करना होता है अपने को। ठीक है, इसमें मिलान करना है। हम्म। एक तरफ दिया गया है प्रमुख अनुसंधान पद, मतलब रिसर्च की टर्म्स दी गई है, और दूसरा क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका विवरण। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम होती है शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया होता है। ठीक है, तो इसका पहले का फोर हो गया। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस होती है कि किसी शोध प्रश्न का कोई अंतिम समाधान या उत्तर। ठीक है, किसी शोध प्रश्न का कोई अंतरिम समाधान, एक टेंटेटिव हम क्या मानते हैं,
हाइपोथेसिस का यही मानना है कि हम हमारी कल्पना में ऐसी वस्तु या सिद्धांत या अवधारणा का निर्माण करते हैं कि हमें वो चीज इस तरीके की है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि पहले कभी ये हाइपोथेसिस रही होगी कि चंद्रमा है और ये चमकता है। ठीक है, ये चमकता है, इसका खुद का प्रकाश है। इस ये क्या हुआ, एक टेंटेटिव क्वेश्चन हुआ। ठीक है, एक टेंटेटिव क्वेश्चन हुआ। इसके ऊपर काम करना, इसके ऊपर रिसर्च करना, इसका एनालिसिस करना, इसके बारे में डेटा कलेक्ट करना, ये इसकी अलग प्रोसेस है। लेकिन रिसर्च का हाइपोथेसिस क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में एक क्वेश्चन खड़ा कर देना। ठीक है, कि हम वहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, इसका अध्ययन हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये हुई रिसर्च परिकल्पना। इसमें क्या होता है, एक प्रश्न का एक कोई अंतरिम समाधान या उत्तर हमें रखना होता है। ठीक है, तीसरा आता है सैंपल स्टडी, मतलब अध्ययन का प्रतिदर्श, सैंपल ऑफ स्टडीज। इसमें ये आता है कि किसी परिभाषित समुच्चय या समग्र से लिया गया उप समुच्चय। ठीक है, मतलब एक सेट ऑफ उसका ले, अगर हम अ, किसी भी अवधारणा या फिर किसी भी वस्तु या फिर कोई ऐसी चीज के बारे में हम रिसर्च करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका सैंपल लेते हैं। ठीक है, उस छोटे लेवल पर उसको करके देखते हैं, पायलट प्रोजेक्ट करते हैं उसका। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि किसी बड़े प्लान या फिर किसी निर्णय को हम छोटे लेवल पे करना, यही क्या कहलाता है, एक सैंपल कहलाता है। ठीक है, सैंपल या फिर प्रतिदर्श का अध्ययन। लास्ट आता है डी, शोध उपकरण। रिसर्च टूल क्या होते हैं, ऐसी डिवाइस या फिर ऐसी प्रविधियां जिनका उपयोग करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है पहले का फॉर। तो इसका आंसर ए हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ए हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले कौन कौन से सोपान है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसी शोध समस्या को अभिज्ञात करना या फिर परिभाषित करना होता है। शोध की समस्या को जानना होता है। शोध पहला होता है कि शोध समस्या क्या करना होता है, जानना। ठीक है, कि समस्या वास्तव में क्या है और उसको परिभाषित करना होता है। ठीक है, तो उस समस्या को जानना और परिभाषित करना। उसके बाद में आता है हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। हाइपो एक ऐसे क्वेश्चंस आंसर, एक ऐसे आंसर का निर्माण करते हैं जिस जहाँ तक हमें पहुँचना होता है, हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम एक सैम्पलिंग सैम्पलिंग करते हैं उसका, या फिर उसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद में सैम्पलिंग करते हैं। इसके बाद में हम करते हैं
इसके बाद में आता है शोध के उपकरणों का प्रयोग। आंकड़ा का संग्रहण करते हैं, ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हम संग्रहण करके कोई निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहली शोध समस्या जानना। तो इसमें क्या है, पहला आइडेंटिफाई करना। तो ए तो सब में, डी तो नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। दूसरा हो गया हाइपोथेसिस बनाना। तो डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड ड्रॉइंग अ सबसेट देर, ये तो नहीं है। इसके बाद में डेटा कलेक्शन, ये भी डेटा कलेक्शन तो फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। डेटा, तो डी चौथे में कौन सा है, डी इसमें है, ये नहीं होगा, ठीक है। ए ए दो होगा, और शून्य बी और सी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे पे आता है आंकड़ों का संग्रहण, ठीक है, तो ये आता है चौथे पे, ये आता है, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण और शोध का अभिकल्प विकसित करना, शून्य परिकल्पना, ये तो लास्ट का है, ये तो ये वाला तो, ठीक है। निर्णय लेते हैं अपन, और तो इसका आंसर होगा पहले पे ये आएगा, फर्स्ट पे। दूसरे पे हम क्या करते हैं, परिकल्पना हाइपोथेसिस का, दूसरे पे ही आता है, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। फिर तो डी, ए और डी, ए और डी इसमें आ रहा है। ये क्या हुआ, बी, तीसरे नंबर पर बी, समग्र को परिभाषित करना, तीसरा ये आ गया, ठीक है। और उसमें उप समुच्चय निकालना, ठीक है। और चौथा है सी, आंकड़ों का निर्माण करना, चौथा सी हो गया। लास्ट में हम ये हो गया, ये दूसरे पे आ गए, ये पहले पे। तो ये क्या हुआ, एक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च के कंपोनेंट है, ठीक है। ये क्या है, हाइपो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च, रिसर्च के कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, शोध में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिदर्श तकनीक में इकाइयों को निकालने में यादृच्छिकरण और समान संभाव्यता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स इन रिसर्च एम्प्लॉय रेंडमाइज एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉविंग द यूनिट्स। तो ये इसमें क्या, कौन कौन सी यूनिट्स को निकालने में यादृच्छिकरण और समान संभवता होती है। तो अनुपातिक प्रतिदर्श चयन पहला है, दूसरा है स्नोबॉल प्रतिदर्श मॉडल, तीसरा स्थिरीकरण प्रतिदर्श मॉडल, और चौथा डायमेंशन विमात्मक प्रतिदर्श, और पांच होगा क्लस्टर सैंपलिंग या फिर गुच्छ प्रतिदर्श। इसका आंसर है कि स्तरित प्रतिदर्श चयन और क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। तो
सी इसका आंसर होगा। स्तृत प्रतिदर्श मॉडल क्या होता है? ये क्या होते हैं? प्रति चयन टेक्निक है, तकनीक होती है, ठीक है, जिनमें किसी समग्र से प्रतिदर्श के चयन में इकाइयों को यादृच्छिकरण और समान संभाव्यता प्राप्त होती है, ठीक है, जबकि अनुपातिक जबकि अनुपातिक, स्नोबॉल और विमात्मक प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियां गैर संभाव्यता आधारित प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियां होती है। इनमें क्या होता है, जो ये मॉडल होता है शोधकर्ता के निर्णय और शोध के उद्देश्य के आधार पर लिए जाते हैं, ठीक है। ये जो निर्णय होता है कि कौन सा मॉडल हमें चूज करना है, तो जो रिसर्चर होता है उनके निर्णय और उनके उद्देश्य के आधार पर लिया जाता है। संभाव्यता आधारित प्रतिचयन में समग्र समग्र के सभी तत्वों के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना समान रहती है, ठीक है ना। संभाव्यता में आधारित जो भी मॉडल होता है उनके समग्र के सभी तत्व के प्रतिदर्श मॉडल में चुने जाने की संभावना समान रहती है, ठीक है, तथा प्रत्येक इकाई को चुनने की स्वतंत्रता ही इससे अधिक प्रभावशाली बनाती है। स्थिरीकृत प्रतिदर्श चयन और गुच्छ प्रतिदर्श चयन, इसमें क्या होता है, वही असंभाव्यता आधारित प्रतिदर्श प्रतिचयन में समग्र के सभी तत्वों के मॉडल में चुने जाने की संभावना असामान्य होती है। इसे शोधकर्ता अपने शोध कार्य, लागत, समय, स्थान के आधार पर प्रतिदर्श को चयनित एवं निर्धारित करता है, ठीक है। परिसीमन की यह मात्रा ही इस प्रतिचयन विधि को दुर्बल बनाती है, ठीक है। डिलिमिटेशन, लिमिटेशन नहीं है इसकी, डिलिमिटेशन ही इस मॉडल को क्या बनाती है, दुर्बल बनाती है। तो हम देख सकते हैं कि जो सैम्पलिंग टेक्निक इन रिसर्च एम्प्लॉय रेंडमाइज एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द यूनिट, मतलब जो अचानक और रेंडम मतलब सडनली और बराबर प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ ड्रॉइंग ऑफ यूनिट, उनमें स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संप्रेषण अधिगमकर्ता की अनन्य क्रिया को बढ़ाती है तब वो होती है, ठीक है। जब कम्युनिकेशन इनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर, तो ये क्या कहलाता है, ये भौतिक होता है या फिर मनोवैज्ञानिक होता है, कलात्मक होता है या फिर क्षणिक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, साइकोलॉजिकल। इसका आंसर क्या होगा, साइकोलॉजिकल। इसमें क्या होता है, जब संप्रेषण, जब कम्युनिकेशन अधिगमकर्ताओं की अनन्य क्रिया को बढ़ाती है तो इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां और चैनल कारकों द्वारा प्रतिपादित होता ही है, ठीक है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
कक्षा कक्ष संप्रेषण क्या होता है? कक्षा कक्ष संप्रेषण क्या होता है? लक्ष्य उन्मुख क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होती है? लक्ष्य उन्मुख होता है ये, स्टाइल सेंट्रिक होता है, कोलाबोरेटिव होता है, वर्टिकल होता है, या फिर नॉन रिटोरिकल होता है। ये होता है लक्ष्य गोल सेंट्रिक और सहयोगात्मक होता है। ठीक है। कक्षा संप्रेषण औपचारिक शिक्षा प्रणाली आधारित प्रक्रिया का अनुसरण, ये क्या करता है? औपचारिक शिक्षा प्रणाली को ग्रहण करता है। शिक्षा प्रणाली। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो लक्ष्य उन्मुख सहयोगात्मक होने के साथ साथ ये क्या, किस पे बात करते हैं? एक होता है लक्ष्य उन्मुख गोल सेंट्रिक होता है ये। दूसरा होता है सहयोगात्मक। तीसरा होता है ज्ञान। चौथा इसमें होता है समझ। पांचवा होगा इसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। ठीक है। विश्लेषण होता है क्लास में। और लास्ट में मूल्यांकन। लास्ट में मूल्यांकन। ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें होती है? कक्षा कक्ष के कम्युनिकेशन में। ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, इसमें कोलाबोरेशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए क्लासरूम के कम्युनिकेशन में, तभी अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। बच्चों या फिर शोधार्थियों के बीच में समझ होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक एप्लीकेशन अनुप्रयोग करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए, एनालिसिस करना उनको आना चाहिए, और लास्ट में मूल्यांकन भी जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और उसका तर्क है आर। कथन ए बोलता है किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है। ठीक है। तर्क क्या कहता है इसका? एक कुशल संप्रेषण करता कक्षा में समस्या के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। एक जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो क्या करेगा? समस्या के अनियंत्रित, मतलब अगर समस्या ज्यादा विकराल होती है तो उससे पहले एक अच्छा जो संप्रेषण करता होता है वो क्या कर लेता है? उसको समाधान कर लेता है। तो ये तो सही है। ठीक है, और ये सही है। किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में शायद, ये नहीं है, ये नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये नहीं होता। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है, ये गलत है। ए और आर दोनों ये गलत है। ए सही है, ये नहीं हो सकता। लास्ट वाला इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बैरियर और उसके डिस्क्रिप्शंस, इसके विवरण है। तो सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है? इसमें त्रुटिपूर्ण मैसेज होते हैं। ठीक है। त्रुटिपूर्ण मैसेज सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। ठीक है। साइकोलॉजिकल क्या होता है? ये होता है
निकस्ट कोटि का अवधारणा, पूर्ण रिटेंशन होता है साइकोलॉजी से। पर्सनल क्या होगा, समय का अभाव, ठीक है। पर्सनल बैरियर, समय का अभाव। फिजिकल क्या होगा, सारणी में भौतिक स्पष्टता का अभाव, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है, ठीक है। दूसरा कथन है यह इन संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण संभव होता है, ठीक है। तो इनमें हम देखते हैं संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है, ये सही है। यह इन संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण संभव, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैथ्स का क्वेश्चन है ये, कि एक व्यक्ति 22 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में आरंभ में चलकर तथा तत्पश्चात धीमी दौड़ से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसके द्वारा चलकर तय की गई दूरी कितनी है। तो इसको सोल्व करते हैं कि माना व्यक्ति द्वारा चलकर किया गया समय, चलकर लिया गया समय कितना है, x, ठीक है। कितना, x घंटा। व्यक्ति द्वारा धीमा दौड़कर लिया गया समय, लिया गया समय कितना है, हम x-4 कर देंगे इसमें, ठीक है। x-4 तो क्या होगा इसका आंसर, तो क्या होगा, एक मिनट, तो हम इसको करते हैं 4x+10 4 - x बराबर 22, ठीक है। 4x+14 - 10x = 12। अब 6x बराबर ये उधर चला जाएगा, माइनस का होगा और 18 होगा। x बराबर 18/6 = 3 आवर्स, ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा चलकर तय की गई दूरी कितनी होगी, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी 3 × 4, ठीक है। 12 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यह एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 6 अधिक है, ठीक है। मतलब x+6 यदि
अंश में 4 की वृद्धि की जाती है और हर में 8 घटाया जाता है, तो संख्या 5/3 हो जाती है। मूल परिमेय संख्या क्या होती है? तो हमने अंश क्या माना? हमने अंश माना है x, सॉरी x अंश माना है, और हर क्या हुआ? x+6। ठीक है, तब परिमेय संख्या क्या होगी? तब परिमेय संख्या होगी x/x+6। परिमेय उसे ही बोलते हैं हम कि जो P/Q के फॉर्म में हो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा हमारा? प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है अगर अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए और हर में, हर कितना हुआ? x+6 में 8 माइनस किया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है? 5/3। इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। इसको इंटू करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 3x+4 = 5x-2। तो 3x+12 = 5x-10। तो 5x इधर आ जाएगा, 3x ये होगा, और 12 माइनस प्लस 10। ठीक है, अगर ये इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x = 12, x x बराबर कितना हुआ? 11। तो परिमेय संख्या क्या होगी? अतः परिमेय संख्या कितना माना था हमने? x x+6। x का मान कितना है? 11। 11+6/11 = 6, 17। ये क्या हुआ? परिमेय संख्या प्राप्त हुई हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संख्या श्रृंखला पर विचार कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये 0, 6, 0, 6, 24, 60 और नेक्स्ट क्या होगा? तो हम इसमें देखते हैं कि 1 का क्यूब -1 इक्वल टू, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 -1 = 0। 2 का क्यूब -2 क्या होगा? 8 -2 = 6। सेकेंड नंबर है अपने पास। इसी इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? 3 का क्यूब -3 = 3 का क्यूब होगा 27 -3 24। इसी तरह से 4 का क्यूब -3, तो ये 60 आएगा, और 5 और 6 का क्या होगा? 6 का क्यूब -6 = 6 का क्यूब होता है 216 -6 = इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन।
दो जल पाइप यदि अलग अलग चलाएं तो एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। अगर दो पाइप अगर हम अलग अलग समय चलाएं तो एक टंकी को कब भर देता है, 5 मिनट में, और एक 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को टंकी में भरने के लिए एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक साथ खोलने पर दोनों पाइपों को टंकी में भरने में लगा समय कितना होगा, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 10 इंटू 15, 10 प्लस 15, सॉरी 6 मिनट। ठीक है, कितना लगेगा, 6 मिनट टंकी को भरने में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये ए सी ई जी, ठीक है, ए सी ई और जे, सी ई जी और आई, मतलब इसमें क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस। तो हम लास्ट में देख लेंगे कि जे आई के और एम, तो जे का क्या होगा, आई, जे में, जी में हम 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो आई हो जाएगा, आई में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे आई जे और के। ठीक है, के में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो एल एम, एन में 2 प्लस करेंगे तो ओ, आई के एम ओ किस में है, आई सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, कथन और तर्क में। द्रव्य स्वकारित, स्वधारित और स्व अस्तित्व वाला होता है। ठीक है, द्रव क्या होता है, स्वकारित, स्वधारित और स्व अस्तित्व होता है। इसका तर्क क्या होता है, ध्रुव अन्य कारक स्रोत द्वारा कारित नहीं होता बल्कि किसी अन्य द्वारा धारित होता है और उसमें भी अस्तित्व होता है। तो इसका आंसर होगा, ध्रुव क्या होता है, सेल्फ कॉज, सेल्फ कंस्यूम, सेल्फ एग्जिस्टेंस। तो ये इसका कथन है, वो तो क्या है, सही है। ठीक है, कथन तो सही है, लेकिन द्रव अन्य कारक स्रोतों का कारित नहीं होता, नहीं होता ये। ठीक है, बल्कि किसी अन्य द्वारा धारित होता है और उनमें भी अस्तित्व होता है। ठीक है, तो ये गलत है, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर सी, ए सही और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कथन और तर्क वाला। सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से मुक्त और पृथक प्रतीत होते हैं, वे संयुक्त होते हैं परंतु अनिवार्य संबंधित नहीं होते। ठीक है, दूसरा आता है, इसका तर्क क्या है, चूंकि कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्य संबंधित नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षीकरण दुर्बल रूप से संबंधित है। पहला जो कथन है, सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से मुक्त और पृथक प्रतीत होते हैं, वे संयुक्त होते हैं परंतु अनिवार्यतः संबंधित नहीं होते, क्योंकि कठोरता का
प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्य संबंधित नहीं है, इसलिए दोनों सही है। कथन और तर्क दोनों सही, तो तर्क इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क और अभिकथन वाला। नेक्स्ट, यदि श्रुति और श्रुति स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभाव होती है, तो कथन। श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का अनुप्रयोग है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, श्रुति और स्मृति के बीच अगर कंपटीशन होता है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि श्रुति वेदों उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। सही है दोनों, और ये तर्क इसका सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी सुस्पष्ट किसी सुस्पष्ट वाक्य की मात्रा व गुणवत्ता निम्नलिखित का निर्णय करती है। क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिसाइड। ये क्या करती है, ये किसी की अवस्था को बताती है। ठीक है, किसी की अवस्था को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति पर का निर्णय करता है। तो तर्क सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति का निर्णय कौन करता है, मध्यम पद। बीच वाला जो पद होता है ये क्या करता है, सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति का निर्णय करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे डीआई का। 5 वर्षों के दौरान 4 देश एक्स वाई जेड और टी के लिए स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के वर्षवार आंकड़े दिए गए। इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। स्थापित नवीकरण ऊर्जा क्षमता। तो इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 के बीच किस देश ने 16 और 17 के बीच किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, तो 16-17 में हम देखते हैं, एक्स ने तो कितना, एक्स का कितना 13 और 15। 2016 में तो एक्स का क्या है 13, 17 में वाई का 15, 13 और 15 एक्स का। ठीक है, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 2 की। 2 इक्वल 13 इंटू 10, 15.38 का क्या होता है, इससे हम काट देंगे। कितनी बार जाएगा ये, 53 तेज चिकटन तो 93 कितना बचा, 9 7 है
इकरार में 6 78 कितना बचा 78 12 तो 9 टू 2 इंटू 7.2969 को इंटू करेंगे तो ये आएगा y का 2016 में कितना है 18 और 2017 में 20 2017 में 2017 में कितने का डिफरेंस है इसमें भी 2 का इसमें भी 2 का डिफरेंस है तो 2 इक्वल टू 11 इंटू 100 9 तो 11 इंटू 11 इसका परसेंटेज आएगा जेड का 2016 में और 2017 में 2016 में 10 और 12 तो इनका डिफरेंसेस कितना है 2 इक्वल टू 10/100 20% ठीक है और टी का 2016 में कितना है 13 2017 में 15 तो डिफरेंस है जिसका 2 इक्वल टू 13 इंटू 100 तो 15.38 इसका मैक्सिमम परसेंटेज कितना है 20 किसका आंसर होगा ये जेड इसका आंसर क्या होगा जेड अधिकतम वृद्धि इसमें हुई है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से देश ने 2015 के संदर्भ में 2019 तक अधिकतम वृद्धि दर्ज की है 2015 और 2019 में इसी का भी हम इस तरीके से ही करेंगे ठीक है एक्स का 2015 2019 ठीक है 15 इसका है और इसका कितना इनमें डिफरेंसेस कितने का आया तो 10 है 12 का 12/10 इंटू 120% ठीक है वृद्धि कितने की हुई है 120% की वाई का है 15 2015 का और 24 2019 का तो इनमें डिफरेंसेस कितने का है 9 का 9/15 तो ये हो गया 3/5 5 से डिवाइडेड हो गया 20 और 23 मतलब 60% जेड का 15 में कितना हुआ 08 और 19 में 20 तो इनका डिफरेंसेस कितना हुआ 12/8 इंटू और 6 25 इंटू 6 कितना हुआ 1 और टी का कितना हुआ 2015 का तो 12 और 2019 का डिफरेंस इनका 8 तो 8/12 इंटू 100 तो 4/6 6 से डिवाइड करेंगे अपन इसको 400 को तो ये आएगा 6.467% मैक्सिमम ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम वृद्धि दर किसकी है तो 150% किसकी है जेड की इसमें भी जेड आएगा आंसर
जेड की मैक्सिमम वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, देश वाई के लिए नवीकरण ऊर्जा क्षमता की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? ठीक है, वाई के लिए हम सबसे ज्यादा वार्षिक वृद्धि दर कितनी परसेंट रही है, तो हम इसको करते हैं 2015 में कितना है इसका, 2015 में 15, ठीक है, 2015 में 15 और 2016 में डिफरेंस कितना आ गया, 2016 में 15 में से 18 माइनस कर देंगे, 2016 में 18 है, तो इसमें माइनस करने पर 3 आ जाता है, 3/15 इंटू 100 इक्वल टू 20%, ठीक है, ये 5 का ये हो जाएगा, हम इसको नेक्स्ट आता है 17 में, 17 में कितना है, सॉरी, नेक्स्ट आता है 17, 17 में होगा 20, तो 17 में 16 में कितना था 18, 18 माइनस 20 कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 2/18 इंटू 100, 9, 9 का 9 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 9, इसका जो आंसर आएगा 11.11 आता है, 2018 में 20, 17 का 20 और 18 का 20, 18 में कितना है, 18 में इसका है 20 वाई का, तो 20 - 20 क्या होगा, 20 - 20 0, तो 0% इसका रहा है, ठीक है, लास्ट में आता है 19 का, तो 18 में क्या कितना है 20 और 24, 29 में कितना हुआ 24, इसको इसको मैं माइनस कर दे तो कितना हुआ 4, इसका सम आया, और 4 इंटू 20/100, तो ये हो गया 5/20%, तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है इसमें 320, वृद्धि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, एक मिनट अभी करते हैं, सभी प्रतिशत वृद्धि का योग हम करते हैं इसमें, सभी प्रतिशत वृद्धि का योग, औसत निकालेंगे फिर इसका, तो इसमें 20 प्लस 11/11.11 प्लस 0 प्लस 20, ठीक है, बाय, हमें औसत निकालना है इसका, और इसका जो सम होगा वो 11.51 इसका आंसर होगा 12.77, आंसर क्या है इसका, ये बी इसका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में किसी दिए गए वर्ष में किस देश
किन देशों ने अधिकतम वृद्धि दर्ज दर्ज की है? तो 2015 और 2019। ठीक है, 2015 और 2019 में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो एक बार, एक मिनट, 2015 और 2019 में। एक मिनट, इस टेबल को मैं यहाँ बना देता हूँ। 2015, 2019, 10, 15, 8 और 12, 22, 24, 20 और 20, एक्स, वाई, जेड, 50। ये पिछले वाली सारणी है, ये वाली सारणी को मैंने यहाँ उतार लिया। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। वृद्धि कितनी है और इसमें 12% की, इसमें 9% की, इसमें 12 की, इसमें 8% की। ठीक है, तो इसका निकालते हैं हम परसेंटेज। 12/10 इंटू 100, 120%। इसका निकालते हैं 9/15 इंटू 100। इसका निकालने, इसका होगा 520, 60%। इसका होगा 12/8 इंटू 100, तो 2/3, 50, 150%। ठीक है, तो 8 इंटू 12 दो बार जाएगा, 3 बार, तो 200/3 का परसेंटेज होगा 66.67। तो मैक्सिमम किस में है, जेड में। तो 120, इसका आंसर होगा तुलना में किस देश और किस देशों में अधिकतम, एक्स और जेड ने 120 और 150। तो इन्होंने क्या किया, ये तो 6% और 6% नेगेटिव हुआ, और जो वृद्धि की उन्होंने एक्स और वाई, एक्स और जेड ने किया है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चारों देशों को मिलाकर वर्ष 2015 के संदर्भ में वर्ष 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में समग्र वृद्धि कितनी परसेंटेज है? ठीक है, तो 2015 में कितनी है, 10, 12, 15, 8 और प्लस 12। तो 2019 में 22, 24 प्लस 20 प्लस 20, इसका सम कितना होगा, 86। तो 86 माइनस 45 कितना हुआ, 81। तो इसका आंसर होगा 81/45 इक्वल टू 100, 91। तो 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, बायोस क्या है? बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या शामिल होता है, कंप्यूटर टेबल नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं, गूगल नहीं। ठीक है, मॉनिटर और सीपीयू में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
प्रदत्त प्रतिदर्श प्रति प्रदत्त प्रदर्शीकरण है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो इनमें कौन सी विधि उपयुक्त होती है? पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कथन और तर्क से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें संप्राप्ति हेतु बहुत से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है वर्तमान में संप्राप्ति के लिए। सही है ये तो। इस प्रकार से बहुत से पाठ्यक्रम में से सही पाठ्यक्रम का चयन एक बड़ी चुनौती, ये भी सही है। तो ये व्याख्या तो नहीं कर रहा लेकिन कारक और तर्क दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एफ प्रणाली निम्नलिखित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है? ए एफ किस में होता है? ये होता है हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 और 2015 के बीच 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी थी? ये कितनी थी? इसमें इसमें 2/3 हमने लक्ष्य प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है उत्सर्जित पोल्यूटेंट प्रदूषक, दूसरी तरफ है उसका पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है विषैला और श्वसन संबंधी रोगों का कारण होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है? ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। बेंजीन और हाइड्रोजन क्या होता है? विषैले तथा कैंसर कारक होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट आता है, देश के वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उनके योगदान के अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना, पहले पे चाइना आएगा, ठीक है। दूसरे पे है यूएसए, थर्ड पे है इंडिया, चौथे पे होगा रशिया और पांचवें पे जापान। इसका आंसर बी होगा। इस फिर तर्क और कथन का क्वेश्चन है, उपयुक्त उपयुक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की 60% से 65% की कार्यकुशलता पर प्रचालन के लिए निर्मित की जाती है, ठीक है। पवन चक्की की कार्यकुशलता उसके अभिकल्प प्रचालों पर निर्भर करती है। द एफिशिएंसी ऑफ द विंडमिल डिपेंड ऑन इट्स डिजाइन पैरामीटर। तो ये सही है, ये तो सही है, तर्क तो सही है, लेकिन उपयुक्त a windmill with proper design consideration can be made to operate at efficiency in the range of, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये 100% की रेंज पे ही इफिशिएंट होती है। तो इसका आंसर होगा डी, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न नीचे दिए गए आपदा न्यूनीकरण उपायों में से उस उपाय को अभिज्ञात करें जिसे असंरचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन से उपाय वो?
फ्लड नहीं है। लैंड यूज जोनिंग, हाँ भूमि उपयोग क्षेत्र निर्धारण यह है। बाढ़ आशंक के क्षेत्र में घरों को ऊपर उठाना ये गलत है। बीमा कार्यक्रम ये सही है। तूफान सुरक्षित कक्ष को मजबूत बनाना, ठीक है। ये इसका आंसर होगा बी और डी, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यूरोप के सामंतवादी समाज में उच्चतर स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को क्वाड्रियम के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है, ठीक है? तो वर्गीकरण किया गया है अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक में। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम को निम्नलिखित की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया। इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया गया है। मेडिकल एजुकेशन में नहीं, एग्रीकल्चर में नहीं, इंजीनियर में किया गया है। इंजीनियरिंग में इसका इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए एनपीटीईएल को शुरू किया गया है, ठीक है, 2003 के अंदर एमएचआरडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में निर्धारित समपोषणीय विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है। इसका आंसर है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान का ये क्वेश्चन आया, मोड ऑफ सप्लाई ऑफ एजुकेशन सर्विस अंडर गेट्स एग्जाम्पल ऑफ देयर सर्विस इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है। मोड, एक तरफ मोड दिए गए हैं, एक तरफ एग्जाम्पल ऑफ सर्विस इन एजुकेशन दिए गए। तो आपूर्ति, सीमा पार आपूर्ति, इसमें क्या होता है, सीमा पार आपूर्ति। तो इसमें होगा सीमा पार आपूर्ति में थर्ड आईसीटी, इसका आईसीटी के माध्यम से दूरस्थ सीमा आभासी शिक्षा कॉर्पोरेट प्रशिक्षण दिया जाना, ठीक है। पद्धति 2 में, मोड 2 में क्या है, विदेश में खपत, ठीक है। तो इसका होगा कोई भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम डिग्री कार्यक्रम में नामांकन के लिए दूसरे देश जाता है इसमें, ठीक है। थर्ड हो गया पद्धति वाणिज्यिक उपस्थिति, वाणिज्यिक उपस्थिति, इसमें हो गया इसका हो गया वाणिज्यिक उपस्थिति में हो गया भाषा प्रशिक्षण कंपनियां, स्थानीय विश्वविद्यालय और सैटेलाइट कैंपस। वो प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन, विदेशों में अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे प्रोफेसर, शिक्षक और शोधकर्ता, ये क्या है कि प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन, ये क्या है कि आवागमन करते रहते हैं। तो इसका आंसर हुआ, इसका आंसर हमारे पास बी। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, अष्टाध्यायी के लेखक होना,
इसके लेकर के पढ़ेंगे। तो ये हमने एक संपूर्ण पेपर, फुल लेंथ पेपर को डिस्कस किया है। लास्ट में आप वीडियो को देखे हो, लास्ट तक आए हो, तो एक काम और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके साथ साथ शेयर भी कर देना। इससे थोड़ा थोड़ा मैं मोटिवेट होऊंगा। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।